नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। हम पिछली क्लास में ज्योग्राफी को लेकर शुरुआत कर चुके थे और ज्योग्राफी में हमने आपको एक कहानी बताया था और कहानी के माध्यम से हमने आपको कहा कि हम अब इस तरीके से पढ़ने और समझने वाले हैं भूगोल को। आप सभी को अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद। आज की हमारी क्लास ज्योग्राफी को एक नया अंदाज देते हैं, एक नए इंटरेस्ट के साथ इसको मज़े से पढ़ने की कोशिश करते हैं और काफ़ी शानदार तरीके से आपके सामने इस कॉन्सेप्ट को हम रखते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको कहा कि जो मानव है जिसको हमने बनाया भी था इस तरीके से कि कुछ इमोजीज हैं, ठीक है, इनको बना के समझाना मतलब अच्छा है कि आपको समझ में आए चित्रों के माध्यम से। तो हमें कोशिश करते हैं कि हम इसको अच्छे से बनाएं। हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि ये जो व्यक्ति है, इनके बिना प्रकृति के ऊपर कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं की जा सकती है, बिना इनके प्राप्त नहीं की जा सकती है। प्रकृति देती तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं देती है, पेड़ों से फल देती है, काफ़ी सारी चीज़ें देती है, लेकिन उनको अपने हिसाब से बदलना ये सिर्फ मानव कर सकता है, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे अदृश्य देखते हैं हम, अदृश्य के दृश्य देखते हैं हम, जिसमें हम झरने देखते हैं। झरने, ठीक है, नदियाँ काफ़ी तीव्र गति से बहती है या फिर मन सर्पिलाकार आकृति बनाती हुई या एस्चुरी बनाती हुई बहती है। सारी चीज़ें आगे आएगी तो प्रकृति ने वो दिया है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम गन्ने की बात कर रहे हैं। अब गन्ना कहाँ पे लगाना है, कितना लगाना है, कितनी मात्रा में लगाना है, कितनी आमदनी करनी है, वो सब इसके हाथ में है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़, गन्ने का जूस निकालना है तो उस मशीन को तैयार करने में भी इसी का योगदान था। तीसरी चीज, जहाँ पे वो मशीन लगाई गई है वहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, उसकी आमदनी किस तरीके से हो रही है, कितने लोग उस जूस को खरीद रहे हैं, जूस पी रहे हैं, ये भी इसी के द्वारा। और ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग जूस खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, वो भी इंसान है। समझे इस बात को। तो बिना मानव के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। एक तरीके से अगर हम देखें एक सामाजिक जीवन में, तो मानव ही सब कुछ है और समाज को ही भूगोल के साथ पढ़ के देखा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। पिछली क्लास में कहानी समझ में आ गई थी और ये नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, देखो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि आपको जो भी है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपको तो पता ही है, लेकिन जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो समझ लेना। यहाँ पे हमारा एक ऐप है, एप्लीकेशन है। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे जाते हो, इस तरीके से समकालीन भारत 10th क्लास में जैसे ही करते हो, फिर एसएस सब्जेक्ट मिलता है, उसमें आपको समकालीन भारत भाग 2 भूगोल मिलेगा। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपको कुछ डायग्राम और इस तरीके से शानदार नोट्स बनाए हुए दिए गए हैं। उसमें एक छोटा सा पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट जो हम पढ़ा रहे हैं, और फिर आपको गेम्स भी हैं इसमें। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हो, ऐसे हटाते हो, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बनाया गया है इसको। फिर ये दूसरा पॉइंट जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, और इसकी भी ये कहानी हमने यहाँ पे डाली है। इसी तरीके से ये पॉइंट है और कहानियाँ और कुछ गेम है जो आपके लिए दिए गए हैं। तो आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेगी। अगर नोट करना चाहो अच्छे से तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। हम यहाँ पे लिखवाएंगे और करवाएंगे तो आधे आधे 1-1 घंटे की क्लास जाएगी। इससे अच्छा है कि आप खुद समझ के नोट कर सकते हो। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। तो हमारा दूसरा पॉइंट पे हम चलते हैं। अब इंसानों ने अपने संसाधन बनाना तो तैयार कर दिया है। देखो संसाधन क्या है, संसाधन रिसोर्सेस है। जो संस्था बनाई जाएगी उसके अंदर भी तो संसाधनों का, रिसोर्सेस का उपयोग किया जाएगा। वो मशीनें, एक मशीन, फिर वो 1-2 मशीन लाएगा, फिर काफ़ी सारी मशीनें लाएगा, काफ़ी सारे लोगों को अंदर जोड़ेगा, उन मशीनों पे लगाएगा। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो भी रिसोर्स, संसाधन जिनके माध्यम से काम किया जा रहा है वो भी रिसोर्स। एक दिन ऐसा आएगा जब एक व्यक्ति, ध्यान से सुनना, यहाँ पे संसाधन की डेफिनेशन समझ में आएगी। एक दिन ऐसा आ जाए, मान लो कि आपके खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा है कि एक ट्रैक्टर 5 लोगों का काम कर रहा है, तो फिर संसाधन किस में बदल गया, उस ट्रैक्टर में बदल गया। समझना इस बात को। पहले 5 लोगों की जरूरत थी, अब सिर्फ ट्रैक्टर की जरूरत है। तेल भी कम खा रहा है, पैसे भी कम लग रहे हैं, और लेकिन रोजगार 5 लोगों का खा गया, ये भी दिक्कत है। तो पॉइंट पे लिखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है और फिर उसको पढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन हो कोई तो पूछ सकते हो आप यहाँ पे।
संसाधनों का विकास और मुख्य समस्याएं। संसाधनों का विकास और मुख्य समस्या, ये पॉइंट आपको लिखा हुआ मिलेगा, मुख्य समस्याएं। यहाँ से उतारने से अच्छा है कि आप ऐप डाउनलोड करो और उससे उतारो। आप वहाँ पे आपके कोई एड नहीं आएंगे, कोई पैसे के माध्यम से उस ऐप को नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे संसाधनों का विकास और मुख्य समस्याएं। क्या होता है संसाधनों का विकास? इस संसाधनों का विकास हमारी पहली कहानी में हमने समझा था और हमने देखा था। वो व्यक्ति गन्ने उगा रहा था, फिर उसको लगा कि मशीन लाई जाए, मशीन लेके आया, फिर लगा कि इसको मशीन को चौराहे पे लगा दिया जाए। तो ये संसाधनों का उसने विकास कर दिया और फिर धीरे 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 काफ़ी सारी मशीनें आने लगेगी, चलने लगेगा। अब आपने देखा होगा चौराहे कभी एक दुकान हुआ करती थी, आज वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति लगाए, कोई दूसरे व्यक्ति भी लगा सकते हैं, लेकिन हो ये संसाधनों का विकास रहा है। वहाँ पे हर दुकान में अलग अलग सामान है। कोई मोची वहाँ पे अपनी दुकान लगाएगा तो जूते सिलने या बनाने की जो टेक्नोलॉजी, वो उनके संसाधन है। हर एक चीज़ का अपना यूज़ है, अपना, उसी को संसाधन कहा जाता है। समस्याएं क्या खड़ी कर दी गई? समस्याएं खड़ी कर दी गई प्रकृति को लेकर। दिक्कत यही है, अगर इंसानों की समस्याएं ही होती तो हम खत्म कर देते, लेकिन प्रकृति की समस्या है जिसको हम खत्म नहीं कर सकते। अगर ये बढ़ रही है तो फिर ये बढ़ रही है, इसको नहीं खत्म किया जा सकता, सिर्फ रोका जा सकता है। मानव ने सोचा कि, मानव मतलब व्यक्तियों ने या इंसानों ने सोचा कि प्रकृति की मुफ्त देन है, इसलिए इसका अंधाधुंध इस्तेमाल किया। इससे 3 बड़ी मुसीबतें पैदा हो गई। अंधाधुंध इस्तेमाल किया, समझे इस बात को, अंधाधुंध इस्तेमाल कैसे किया, जो समझ आओगे भी। पहली समस्या खड़ी हुई इस देश के अंदर अमीर और गरीब की, अमीर की और गरीब की। दूसरी समस्या इसके अंदर पैदा हुई वैश्विक पारिस्थितिक संकट की। और तीसरी समस्या इसके अंदर खड़ी हुई, वो हमारे ओजोन परत, मान लो आप। यहाँ पे समझना, एक कहानी बताते हैं आपको। गांव में एक अमीर दुकानदार था। गांव में एक अमीर दुकानदार था। उस अमीर दुकानदार ने क्या किया कि बोरवेल्स लगाए। बोरवेल्स मतलब ट्यूबवेल लगाई। जमीन थी, अमीर था, ट्यूबवेलों पे ट्यूबवेलें लगा दी, काफी सारे ट्यूबवेलें लगा दी। इससे हुआ क्या कि गांव के अंदर जो लोग थे या उनके कुएं थे या तालाब थे, उनका पानी उन ट्यूबवेलों में जाने लगा। और इससे क्या हुआ, कुएं भी सूखने लगे, तालाब भी सूखने लगे। तो सिर्फ एक व्यक्ति जो ये अमीर है और पूरा गांव, ठीक है, इसमें काफी सारे लोग हैं, गरीब हो गया। किसी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस इसने ज्यादा ट्यूबवेलें लगाई और इनके कुएं सूख गए तो फसलें पैदा नहीं हो पाई तो ये गरीब हो गए। तो ये पहले ही अमीर था, ये और अमीर हुआ क्योंकि बोरवेल्स लगा दी, ट्यूबवेल लगा दी, तो काफ़ी सारी मात्रा में इसने पैदावार कर ली और पानी को बेचना शुरू कर दिया इसने। गाँव में पानी नहीं है, इसने पानी बेचना शुरू कर दिया। हालत तो गाँव की खराब हो गई, पूरे गाँव की खराब हो गई। तो अमीर गरीब की जो ये बढ़ा है। हमने काफ़ी सारी वेस्ट, मतलब जो कचरा होता है, उसमें आग लगाना शुरू कर दिया। आज भी जहाँ पे युद्ध हो रहे हैं, बम फूट रहे हैं इतने सारे, ये सारी चीज़ें ऊपर जा रही है, ओजोन परत को नुकसान पहुँचाती है। तो ये भी तो मानव के द्वारा ही किया जा रहा है, ये किसी और के द्वारा तो किया नहीं जा रहा है। तो ओजोन परत जो है वो प्रदूषण से खराब होती है, और जो प्रदूषण से खराब हो रही है तो आप समझ सकते हो, बारिश का भी तेज हो गई है। ठीक है, तो ये है अमीर गरीब की खाई। तो जिस प्रकृति को हमें बचाना था, इस प्रकृति को हमने यहाँ पर उसको खत्म करना शुरू किया। तो इसको तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं, ऐप के ऊपर पड़े हुए हैं कि अमीर गरीब की खाई, संसाधन कुछ ही लोगों के हाथ में आए, जिससे समाज 2 हिस्सों में, यानी
एक व्यक्ति के पास तो काफ़ी सारे पैसे हैं, ट्यूबवेलें लगा दी, और पूरे गांव के पास इतने पैसे नहीं थे और ट्यूबवेलें नहीं लगा पाए, तो उनके कुएं और तालाब सूख गए गाँव के। अगर वो ज़्यादा ट्यूबवेलें नहीं लगाता, पैसे भी हैं, ज़्यादा नहीं लगाता और कम लगाता, तो इतना खर्चा नहीं होता, या इतना पानी वेस्ट नहीं होता, और ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करता तो पूरा गांव सुखी रहता, प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं होता। कुएं के सूखने, तालाब के सूखने से नुकसान क्या हुआ है पता है? जो पशु थे वो भी प्यासे मर गए। कुओं के अंदर रहने वाले जलीय जीव, छोटे छोटे जीव जो हम तो देख ही नहीं पाते हैं, उनकी क्षमता खत्म हो गई। और फसलों को पैदावार करने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ उन्हीं का होता है। उमस हम पढ़ेंगे आगे, उमस आपने देखा होगा, पेड़ों के नीचे सड़न गलन जो होती है, सबसे अच्छी पैदावार वहीं होती है, उसी मिट्टी से होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ घने वन होते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो पैदावार अच्छी देते हैं। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं अब, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, देखो यहाँ पे आंदोलन हुए थे, अभी हम बताएंगे आपको तारीख। सतत पोषणीय विकास क्या है, इसका अर्थ, और ये इसकी शब्द की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हमने सबसे पहले देखा कि किसान था, गन्ने की मशीन लाता है, लगाता है, जूस बनाता है, लोगों को पिलाता है, पैसे कमाता है। हमने यही देखा, यही समझा। फिर हमने बताया आपको कि इसी तरीके से धीरे धीरे लोगों ने, पहले वो एक मशीन दो मशीन लगा रहा था, ठीक थी, लेकिन आगे चलकर अति हो गई, लोगों के रोजगार छीन लिए गए, काफी सारे नुकसान हो गए। और गांव में जिस तरह से ट्यूबवेल उस अमीर व्यक्ति ने लगाई, उससे तो क्या हुआ, हालत देखो आप, पूरे गांव की खराब हो गई। तो इन सब चीजें ना हो, इसको रोकने के लिए सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए और इंसान खुद का भी नहीं विकास करे, इसको कहा जाता है। प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचाए और इंसान खुद का भी विकास करे, इसको कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं हम। चलो इसका अर्थ, इसकी डेफिनेशन में बताता हूँ। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत के अंतर्गत, मतलब हमारी तो पीढ़ी अब तो अब आएगी, काफ़ी सारे लोगों की तो निकल गई, 80 साल 90 साल हो गए हैं, लेकिन अब आगे नेक्स्ट वाली जनरेशन है, उसका क्या होगा अगर इसी तरीके से चलती रही? तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें लाई जा रही है, बनाई जा रही है। क्वेश्चन है इसी ऐप के अंदर, कामयाब किसान बनने के लिए तराजू का कौन सा पलड़ा भारी रखना, मतलब पलड़ा सही है? सारे पेड़ काट दो, आज ही अमीर बन जाओ, आज ही इस्तेमाल करो, भविष्य के लिए भी बचाओ। या तो सारे पेड़ काट के आज अमीर बन जाओ, या पेड़ों को बचाओ, आज इस्तेमाल भी करो और पेड़ों को बचाओ भी। तो कौन सा होगा? आज इस्तेमाल भी करो और पेड़ों को बचाओ भी। ठीक है, अगर हमने गलत तरीके से पेड़ों का दोहन किया तो फिर क्या होगा? ना जंगल बचेंगे, ना हमारा पारिस्थितिक तंत्र बचेगा, ना बारिश टाइम पे आएगी, ना गर्मी कम पड़ेगी, सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाएगी। और प्रकृति का कहर तो आपने देखा है, बाढ़ देखी है आपने, चट्टानें किस तरीके से गिर जाती है वो आपने देखा है, तूफान आपने देखे हैं। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास समझ में आ गया? क्लियर है कि क्या क्यों लाया गया? ये अभी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सतत पोषणीय विकास क्यों लाया गया, इसका अर्थ लिख देते हैं हम। इसको इसलिए लाया गया, विकास ऐसा होना चाहिए विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। बाकी आप ऐप के ऊपर जाके पूरा देख सकते हो। देखो एप्लीकेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से और सटीक तरीके से बनाया गया, हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। आप जाइए वहाँ पे देखिए, आपको काफ़ी बेहतर नोट्स वहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो आज क्लास इतनी ही रखते हैं, हम 2 पॉइंट हमने कवर किए हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाते हैं। जियोग्राफी की शुरुआत है समझने की, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन आगे चल के आपको काफ़ी बेहतर चीज़ें मिलेगी। आपके सारे क्वेश्चन का जवाब हम देंगे। आप यूट्यूब पे जाके क्वेश्चन पूछो, यहीं पे क्वेश्चन पूछो, आप हमारे चैनल पे आके क्वेश्चन पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछो, आप कहीं पे पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, जहाँ पे पूछना चाहो पूछो। तो कैसी लगी क्लास? ठीक है, धन्यवाद।